वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर ली है पूरी की पूरी थ्योरी अकाउंट्स की। ये वीडियो मेरा एक प्रॉमिस है कि विद इन वन वीडियो आपको डबल एंट्री सिस्टम पूरा आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस इसके बाद है क्योंकि वो फाइनल अकाउंट का पार्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है? जो साइंस वाले मुझे सुन रहे हैं उनका बहुत 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 स्वागत है, और जो कॉमर्स वाले सुन रहे हैं जज मत करना भाई। ओके, जोक्स अपार्ट, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which states that every business transaction has equal and opposite reaction on at least two accounts। इसका मतलब कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसका इक्वल और ऑपोजिट इफेक्ट होता है दो अकाउंट्स पर। अभी देखो कैसे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैंने रमेश को एक एग्जाम्पल है, लेट करते हैं कि मैंने रमेश को 2000 रुपये दिए, तो बट ऑब्वियसली मेरे अकाउंट से 2000 कम हुए ना, बट उसके अकाउंट में 2000 बढ़े, तो ये ऑपोजिट इफेक्ट है कि नहीं है? मेरे से कम हो रहा है, उसके में बढ़ रहे हैं, तो दिस इज व्हाट ऑपोजिट इफेक्ट। बट अमाउंट तो 2000 है ना, मेरे में 2000 कम हो, उसके में 2000 बढ़ा, तो दिस इज व्हाट इक्वल इफेक्ट। तो ये प्रूव हुआ कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट। इक्वल और ऑपोजिट इफेक्ट होता है और दो अकाउंट पर होता है। मेरे अकाउंट पर भी इफेक्ट हो रहा है और रमेश के अकाउंट पर भी इफेक्ट हो रहा है। तो इस सिस्टम को, इस अकाउंटिंग के सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अभी कोई दिक्कत? डबल मतलब दो, इफेक्ट भी दो होंगे, अकाउंट भी दो होंगे, ठीक है, और अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट। जैसे वो साइंस में लॉ नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखो, अगर इस तरीके का सिस्टम है जो इतना प्रूवन है, इतना वेरीफाइड है, तो ऑब्वियसली बात है सिस्टमैटिक होगा, लीगली रिक्वायर्ड होगा, ठीक। तो सेम चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं कि साइंटिफिक और कंप्लीट रिकॉर्ड देता है, आधा अधूरा नहीं। मैंने रमेश को पैसे दिए तो रमेश का अकाउंट भी रिकॉर्ड होगा और मेरा अकाउंट भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल इसके जस्ट बाद है, इसी वीडियो में है, इसके जस्ट बाद है, तो स्टे ट्यून्ड प्लीज़। उसके बाद है कि देखो, जब आप दो लोगों को सेम अमाउंट दे रहे हो और लास्ट में टोटल कर रहे हो तो अर्थमेटिक चेक तो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। हम टोटल के पीछे परेशान रहते हैं पूरे अकाउंट्स में, बट अभी मैं ऐसा सिखाऊंगी कि आपको बहुत हलवा लगेगा ये। सो स्टे ट्यून्ड टू मी। उसके बाद देखो, लीगल रिक्वायरमेंट्स तो मीट करेगा ही क्योंकि सिस्टमैटिक है और साइंटिफिक है, ठीक। और उस फाइनल अकाउंट्स बनाने में तो जनरल की कितनी हेल्प लगती है, लेजर की कितनी हेल्प लगती है, तो हम सब जानते ही हैं अब तो, ठीक। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। एक्सपेंसिव से मतलब ये है कि डबल एंट्री सिस्टम में कई सारी सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये वो। तो एक नॉर्मल किसी भी स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ये सब मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इतना प्रोफेशनल अकाउंटेंट रखेगा तो सैलरी भी ज़्यादा लगेगी ना। तो सेम चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। स्किल्स चाहिए ही चाहिए, तो नॉर्मल लोग इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अभी मैं इसको ईजी कर दे रही हूँ, बट येस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम टू एक्चुअली अ प्रोफेशनल हाई लेवल। सीए वगैरह की जो पढ़ाई होती है उसमें जो वो लोग दिन भर अकाउंट में मत्था पच्ची करते हैं, शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह। एंड अ वेरी गुड न्यूज़ कि इस साल शेयर्स और डिबेंचर्स नहीं है, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग एक्स्ट्रा आई है, ठीक है। तो अभी स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल तो नहीं है, ये तो आपको पता चलेगा। अभी हम आते हैं कि बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम पे हम करते क्या हैं, मतलब सारा माजरा क्या है। कुछ तो गड़बड़ है दया वरना, ये सारा गड़बड़ यहीं पे है। इसको अगर रट लोगे तो कभी कोई डबल एंट्री सिस्टम गलत होगा नहीं। अभी देखो, ये डबल एंट्री सिस्टम के गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहली बात ये जान लो कि 3 ही तरीके के अकाउंट्स होते हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ 3 तरीके के। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल नाम से समझ में आया कि किसी भी पर्सन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट हुआ, ठीक। अब ये भी 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इसमें कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखना, नेचुरल पर्सन मतलब किसी का नाम होगा, नेचुरल पर्सन मतलब किसी का नाम होगा, तो वो सीधे पर्सनल अकाउंट, उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसे उसमें खोजना नहीं है, ख़त्म। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कोई भी बिजनेस की फर्म होगी, लाइक कि S&T लिमिटेड, ये ट्रेडर्स एंड दिस एंटरप्राइजेस, जो भी कुछ नाम हो, XY ट्रेडर्स, AB इंटरप्राइजेस, जो भी कुछ बिजनेस के फर्म को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में जो डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब जो होते नहीं हैं, इन सब का जो अकाउंट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? किसी को रिप्रेजेंट करना। तो जो डेटर्स का अकाउंट होता है, क्रेडिटर्स का अकाउंट होता है, वो
जितने क्रेडिटर्स और डेटर्स हैं उस कंपनी के सबको रिप्रेजेंट करता है ना। तो बस कुछ याद नहीं करना, हमेशा लॉजिक समझा करो चीज़ों का, कुछ भी कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स अभी आते हैं, पहले देख लो कि अकाउंट्स एक्चुअली क्या होते हैं। रियल अकाउंट का मतलब होता है असेट, ठीक है। रियल अकाउंट का मतलब होता है असेट और प्रॉपर्टी। असेट प्रॉपर्टी में टैंजिबल इनटैंजिबल आपको मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे, जो भी असेट्स होंगे वो रियल अकाउंट में ही आएंगे, उन्हें रियल अकाउंट ही माना जाएगा। नॉमिनल समझ लो, जो पर्सनल नहीं, रियल नहीं, वो नॉमिनल। खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, नॉमिनल अकाउंट फिक्टिशियस अकाउंट होते हैं। फिक्शन मतलब पता है ना, फिक्शन मतलब काल्पनिक। हम बनाते हैं प्रॉफिट अकाउंट, लॉस अकाउंट, हम बनाते हैं सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। कोई अकाउंट होता है सैलरी का, कोई अकाउंट होता है रेंट का? नहीं, ये सब तो फिक्टिशियस है, काल्पनिक है ना। हमने अपने अकाउंटिंग में लिखने के लिए, चीज़ों को ईजी करने के लिए नाम दिया है ना इन्हें। तो ये सब क्या है? ये सब फिक्टिशियस अकाउंट है। बैंक में कभी सुना है कि बैंक में अकाउंट हो सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट नंबर ये, सैलरी IFSC कोड ये, ऐसा होता है कभी? नहीं। ये सब क्या होता है? बिजनेस की खुद की फिक्टिशियस अकाउंट्स होते हैं, मतलब खुद का काल्पनिक अकाउंट, अकाउंटिंग को बेटर और सिंप्लीफाइड बनाने के लिए, ठीक। अभी देखो, मैंने आपसे क्या कहा, डबल का मतलब दो, इक्वल और ऑपोजिट इफेक्ट होता है, और दो दो अकाउंट्स पर होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी पर्सनल अकाउंट की बात आएगी, अभी जब मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगी तो लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि हम कैसे पहचाने कि हमें रूल कौन सा लगाना है। अभी देखना कि तुम्हें कैसे रूल लगाना है, अभी वो चीज़ एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगी। कभी भी पहचानना नहीं होता कि कौन सा रूल लगाना है, हमेशा पकड़ना होता है कि हमें एक्चुअली क्या करना है, ठीक है। अभी देखो, जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है, जैसे मेरे अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें रमेश रिसीवर था, तो रमेश को हम डेबिट करेंगे, और मैं क्या थी? मैं गिवर थी, तो मुझे क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा, ठीक। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तुम पता है, इसको माला जप लो इसकी 108, लेकिन ये तीनों रूल रट लो। पूरी अकाउंटिंग इस पर बेस्ड है, पूरी की पूरी अकाउंटिंग, ठीक। रियल अकाउंट में क्या, जैसे टेक एन एग्जाम्पल कि मैंने रमेश से ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदे, तो ऑफिस के लिए जब मैंने फर्नीचर खरीदे, क्या मैं बार बार खरीदूंगी? नहीं ना, वो तो एसेट हुआ ना मेरे लिए, है ना। वो आ गया ऑफिस में, अब वो यूज़ होगा और कई सालों तक यूज़ होता रहेगा, तो वो एसेट है ना। तो मैंने रमेश से मैंने फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर क्या अंदर आया, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो मैं फर्नीचर अकाउंट को क्या करूँगी? डेबिट करूँगी, क्योंकि फर्नीचर मेरे पास अंदर आया, मेरी फर्म में आया, ठीक है। अब जब नॉमिनल की बात करते हैं तो टेक एन एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि मैंने ऑफिस का रेंट पे किया। जब मैं रेंट पे करूँगी तो रेंट क्या है? मेरा खर्चा है ना, एक्सपेंस है ना। तो रेंट मैंने पे कर दिया, तो रेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट, और ऑब्वियसली जो बचा हुआ अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा ताम झाम जो भी तुम लोगों को लगता है ना, इसके जो फादर हैं उनका नाम है ल्यूका पासियोली। याद रखना, ये जो अकाउंटिंग में तुम सर पकड़ने लगते हो ना, पकड़ोगे तो नहीं, खैर, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है कि मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी पूरी की पूरी जनरल एंट्री कैसे होती है। तो इस पूरी अकाउंटिंग के जो फादर है उनका नाम है ल्यूका पासियोली। तो अभी बोर्ड करते हैं रब, क्वेश्चन लेके आते हैं ऊपर और शुरू करते हैं सोल्यूशन। ओके, सो अभी बोर्ड हो गया है क्लीन, एंड लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। तब तक आप लोग भी ऐसा ले लीजिए क्वेश्चन का अगर लेना हो तो, अदरवाइज साइड में क्वेश्चन अराइव होता रहेगा, ओके। So the question which we have is, we have to prepare journal entry for Sri Shankar. Okay, Sri Shankar के लिए हमें journal entries prepare करनी है। So generalize the following transactions of Sri Shankar, ठीक। अब इसमें डेट दी हुई है हमें, ठीक, अप्रैल मंथ का ट्रांजैक्शन है, और एक साइड हमें दिया हुआ है कि कौन कौन से अमाउंट हमारी ट्रांजैक्ट किए गए हैं, ओके। तो सबसे पहला हमारा जो ट्रांजैक्शन इन्होंने किया है वो इन्होंने किया है 1 अप्रैल को, शंकर कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। अच्छा, अब मुझे बताओ कि बिज़नेस की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल को कैश के साथ। देखो यहाँ पे ईयर नहीं दिया है, अदरवाइज हम ईयर वगैरह भी लिखते हैं, यहाँ पे ईयर लिख देते हैं और उसके बाद डेट लिख के स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे ईयर नहीं दिया। नॉर्मल एक क्वेश्चन है बेसिक, आप देखिए रूल्स मैंने फिर से लिख दिए हैं, ठीक। तो आप चाहो तो ऐसा फिर से ले सकते हो उसका। देखो, अब इन्होंने कहा कि कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ऑन 1 अप्रैल। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे अप्रैल में ही सारे, इसलिए हम ऊपर अप्रैल लिख दे रहे हैं ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, और यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक। डेट हमने लिख दी। अब इन्होंने बोला है कि विथ कैश, बिजनेस की शुरुआत करी कैश के साथ। तो जब स्टार्टिंग में हम जो कैश इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और कैश क्या होता है? असेट होता है। असेट का मतलब क्या? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का मतलब क्या?
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो कैश, बिजनेस में कैश आया है ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी जनरल एंट्रीज़ को सॉल्व करना, कभी खुद के रेफरेंस में मत सॉल्व करना, हमेशा बिजनेस के रेफरेंस में सॉल्व करना। और बिजनेस के पास कैश गया है ना, ठीक, मतलब कैश बिजनेस के पास आया है, तो उसे क्या बोलते हैं, व्हाट कम्स इन। सबसे पहले डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे हम कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट किस अकाउंट में भेजा है हमने, कैपिटल अकाउंट में भेजा है। ठीक है, तो टू लगाते हैं, टू कैपिटल, मैं सिर्फ कैप लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ लेना पूरा, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है, 20,000 रुपीज़। तो मैंने क्या कहा था कि दोनों ही कॉलम्स में इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है, तो दोनों में ही हम 20,000 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम नरेशन, या तो आप लिख दो कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, या फिर बिजनेस कमेंस्ड विथ कैश, जो भी जितना भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। बेसिकली बीइंग से शुरू होता है, पर कंपल्शन कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मैं सिर्फ बी लिख रही हूँ। ठीक है, आप साथ में अगर करते जाओ, ज़्यादा करते जाओगे अगर आप लोग भी कॉपी पेन पे, तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, सो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लाइन को ड्रॉ, कि हमारी एक पार्टिकुलर एंट्री पूरी हो गई। फिर सेकंड जो हमारी एंट्री है वो है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। अप्रैल 2 को रमेश से हमने सामान खरीदा क्रेडिट पे। एक चीज़ ध्यान रखो, जब सामान की बात करी जाए, गुड्स, तो वो हमेशा परचेज अकाउंट में जाता है। जब तक नाम ना दिया हो कि क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा कि लैंड की बिल्डिंग की क्या, तब तक परचेज अकाउंट ही लिखते हैं। जब नाम दिया हो कि फर्नीचर खरीदा, स्टेशनरी खरीदी, तो फर्नीचर अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, तब ऐसे लिखते हैं। जब तक नाम नहीं दिया है तो क्या होगा, परचेज अकाउंट। अब उन्होंने कहा कि हमने रमेश से क्रेडिट पे सामान खरीदा, मतलब कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उधार पे सामान लिया हमने रमेश से। तो यहाँ पे गिवर कौन है, रमेश, और रमेश क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो रमेश को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, टू रमेश, चाहे आप रमेश लिखें या फिर रमेश अकाउंट, बोथ आर करेक्ट। तो बचा क्या, डेबिट, और बचा क्या, परचेज अकाउंट। तो बस दोनों तो आपको समझना ही नहीं है। आपको अगर कोई एक एंट्री भी या कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट भी समझ आ गया किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी क्वेश्चन के एंट्री का, तो आप उसको कर लोगे। हमें रमेश समझ आया कि रमेश गिवर है और वो पर्सनल है, तो हमने कहा इसको क्रेडिट में लिख दिया। अमाउंट था हमारा 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदा है। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, या फिर पूरा पूरा लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। देखो, जिसको नरेशन लिखने में प्रॉब्लम है या जिसको लगता है कि वो नरेशन में गलती कर देगा, तो कुछ मत करो, बीइंग लगाओ, पूरा क्वेश्चन उठा के लिख दो, कुछ नहीं करना। और ठीक है, ज़्यादा अकल मत लगाना अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत लिखते हो नरेशन तो। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बोली गई है वो देखिए। हमें बोला गया है कि पेड रमेश ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट होता कहाँ पे, बैंक में ना। तो बट ऑब्वियसली रमेश को अकाउंट में पे किया, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया हो, चाहे बैंक में जाके सबमिट कराया हो। ऑन अकाउंट का मतलब होता है बैंक। चेक बोला हो तो चेक भी तो बैंक का ही पार्ट है ना, तो चेक, अगर चेक बोला गया होता तो चेक का भी मतलब होता है बैंक। तो रमेश को हमने कैश पे किया है 500 रुपये ऑन अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने रमेश को पे किया तो हमारा कैश गया, और कैश क्या होता है, असेट। असेट में जब कुछ जाता है तो वो कहाँ लिखते, क्रेडिट में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। हमारा कितना कैश चला गया, 500 रुपये का कैश चला गया। बचा क्या, रमेश को हमने कहाँ पे किया, अकाउंट में, मतलब बैंक बचा, तो बैंक अकाउंट ऊपर लिख दो, खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट होगा उसके अकॉर्डिंग। कहीं भी अगर कन्फ्यूजन लगे ना, तो अगर कोई एक एंट्री भी तुम्हें समझ आ गई ना, कि दोनों में से किसी एक का भी तुम्हें समझ आ गया, तो तुम वो लिख दो, बच्चे में वही आएगा। ये श्योरिटी, बट लॉजिक, अगर जहाँ लॉजिक लगे वहाँ लॉजिक लगाना, हर जगह तुक्का मत मारना। ठीक है, ये लॉजिकल बात थी, क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिख दो, बीइंग कैश पेड टू रमेश ऑन अकाउंट, खत्म। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, ध्यान दिए रहना, हमने सामान 2,000 का खरीदा है, पर अभी पैसे हमने 500 ही दिए हैं। तो अभी नेक्स्ट एंट्री देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है उसमें उन्होंने कहा है कि सोल्ड गुड्स टू रंजन
ऑन क्रेडिट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक लिखा नहीं है कि खरीदा या बेचा कैश पे गया है, तब तक आप उसे कैश नहीं मानेंगे। जहाँ लिखा है क्रेडिट वहाँ तो बात ही अलग है, पर जहाँ नहीं लिखा है वहाँ आप कैश नहीं मान सकते, वहाँ क्रेडिट ही मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है कंसेप्ट्स में कि इनकम होगी, श्योर है कि होगी तो मानोगे, अदरवाइज़ नहीं। तो जब तक श्योर है कि तुम्हें कैश मिला या तुमने कैश दिया तभी मानोगे, ठीक है, अदरवाइज़ क्रेडिट मानते हैं उसको। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि हमने गुड्स सोल्ड किए, किसको किए, रंजन को क्रेडिट पे। तो यहाँ पे भी गुड्स लिखा है तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट होगा। रंजन को बेचे हमने और क्रेडिट पर बेचे, ठीक। तो सेल्स मतलब क्या, सेल्स इंसान क्यों करता है, सेल्स अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल होता है। सेल हमने की, इसका मतलब हमें इनकम होने वाली है ना, तो सेल हमेशा क्रेडिट में रहता है, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में रहेगा। तो अभी देखो 2 सेल्स लिख दो, और हमने बेचा किसको है, रंजन को, क्रेडिट पे बेचा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, रंजन, ओके। अकाउंट लिखिए रंजन अकाउंट, या फिर ना लिखिए, दैट इज़ योर पॉइंट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नरेशन, अमाउंट क्या है, किस पे बेचा है हमने, 900 रुपये की सेल हमने करी है, ओके, 900 रुपये की हमने सेल करी है। अभी देखो, अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर इसके बाद की एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तब तक लेट मी रब द बोर्ड। वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम रंजन, रंजन से हमने रिसीव किया है कैश यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अब रंजन खुद को तो नहीं दे देगा ना, क्रेडिट पे हम बेच चुके हैं, तो अब हम जब वापस हमें जो करने आएगा तो हमें कैश ही तो वापस करने आएगा, पेमेंट जब हमें करने आएगा तो हमें कैश ही तो पेमेंट करेगा, हम ऑलरेडी उसे क्रेडिट पे बेच चुके हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल चीज़ थी। तो अगर हमने रंजन से रिसीव किए हैं 300 रुपये, तो रिसीव किए हैं मतलब हमारे पास आए हैं, और कैश अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट, रियल का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट, क्यों, क्योंकि कैश हमारे पास आया है, और देने वाला कौन है, हु इज़ द गिवर, रंजन, तो रंजन को क्या करेंगे, टू रंजन क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 300 रुपये उसने हमें दिए हैं, 300 एंड 300, यहाँ पे आप नरेशन लिख दो, जो भी लिखना यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। अगेन जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो हमसे कह रही है कि बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए हमने गुड्स खरीदे। तो अभी आप लोग ज़रा इसको कमेंट करो, कैश में हमने गुड्स खरीदे, गुड खरीदने का मतलब होता है परचेजेस अकाउंट, और परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट, परचेजेस अकाउंट। कैश में खरीदे तो कैश को क्या करोगे, जब परचेज हो गया क्रेडिट तो कैश को करेंगे क्रेडिट, ठीक है, परचेज डेबिट तो कैश को क्रेडिट। यहाँ पे नरेशन लिख के लाइन ड्रॉ कर दो, अमाउंट मैं लास्ट में भी सबके लिख दूंगी, ओके, नरेशन लिख के लाइन ड्रॉ कर दो। अभी फिर से उसने क्या किया, कैश के लिए गुड्स को सोल्ड किया, तो हमने क्या कहा था कि सेल्स अकाउंट हमेशा होता है क्रेडिट, सेल्स अकाउंट हमेशा होता है क्रेडिट। तो बचा क्या हमारे पास, कैश अकाउंट, तो कैश क्या हो गया, डेबिट, कैश अकाउंट हो गया डेबिट, ठीक। यहाँ पे आप नरेशन लिख दो जो भी है और लाइन ड्रॉ कर दो। देखो उसमें लिखा है कि कमीशन रिसीव्ड। अब मुझे ये बताओ, कमीशन जब तुम्हारे पास आ गया, कोई चीज़ आ गई तो वो क्रेडिट रह गई, क्रेडिट तो उधार होता है ना, बट तुम्हारे पास आ गई तो ऑब्वियसली बात है कैश आई होगी ना, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इसका नरेशन होगा। अभी देखो उसने कमीशन को रिसीव कर लिया, मतलब कैश अंदर आ चुका है। जब कोई चीज़, कोई असेट अंदर आता है इसका मतलब डेबिट, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अकाउंट भी लिख सकते हो, कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हो, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है कि आप क्या लिखना चाहते हो। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं कमीशन अकाउंट लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नरेशन की बीइंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आपने रिसीव कर लिया। अभी देखते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है कि उसके बाद उसने क्या किया। देन ही इज सेइंग कि उसने ही पेड एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस पे कर चुका है, इसका मतलब कैश वो दे चुका है, और कैश चला गया तो क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि असेट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, क्योंकि कैश हमारा जा चुका है, टू कैश अकाउंट। अब उसमें क्या किया, एडवर्टाइजमेंट को, ऑब्वियस सी बात है जब बच गया तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट होगा, तो एडवर्टाइजमेंट चार्जेस लिखो आप, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिखो आप, जो भी लिखो जो आपको कन्वीनियंट रहे, दैट ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे लिख दो बीइंग एडवर्टाइजमेंट चार्जेस पेड। अभी देखो हमारा जो यहाँ का टोटल था वो 23 और 400 आ था। लास्ट एंट्री जो हमारी है वो है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी पिछले वीडियोस में, जो कंसेप्ट पहले के भूल चुके हैं, थ्योरी भूल चुके हैं, वो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट पर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है देखाओ। एंड येस,
नोट्स के लिंक भी, जो थ्योरीज के नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी। सो अभी जब हम लास्ट की जो एंट्री है ड्राइंग्स वाली, उस एंट्री में हमें कुछ भी नहीं करना है। ड्राइंग्स हमारी जो है कैपिटल से, जो भी ओनर है वो कैपिटल से निकालता है पर्सनल खर्चों के लिए, ठीक। तो जब कैपिटल से कोई चीज़ कम होगी, कुछ बाहर जाएगा, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि वो कहाँ जाएगा। जब कैपिटल से कोई चीज़ कम हो रही है तो बिज़नेस का एक्सपेंस है ना, कैपिटल से उसे कुछ देना पड़ रहा है ओनर को, तो खर्चा है ना वो। तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी। मैं ड्राइंग्स वाले पार्ट को हटा के सबका टोटल करती हूँ। हमारा ऑलरेडी 23,000 हो चुका था यहाँ पे, हम ऑलरेडी अभी पिछला जो हमने रब किया उसमें 23,400 हो चुका था, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो फटाक से, 600 + 400 1000, ओके, 1000 1100 हो गया, 1100 + 300 1400, 1450, 2340 में 1450 आप ऐड कर लो, आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा एंड हैज़ योर आंसर, ठीक है। लास्ट में कुछ नहीं करना होता है, बस लास्ट में एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होती है, यहाँ पे लिखना होता है टोटल, ठीक है, और उसके बाद दोनों साइड का जो टोटल आया वो यहाँ पे लिख के यू हैव डन योर जनरल एंट्री। सो ये था कंसेप्ट जो कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। इसके सिवा जनरल एंट्री में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फाइनल अकाउंट है। वन थिंग मोर, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एडजस्टमेंट एंट्रीज़ का एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आने वाली हूँ कि उसके सिवा आई कैन बेट कहीं से भी कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री किसी भी तरीके से नहीं आ सकती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर देख ले। एंड यस, जिसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पूरी सीरीज़ चाहिए वो इधर आ जाए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।